हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो है जीपीएससी के अंदर पूछे गए हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, खास करके प्रेसिपिटेशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर जीपीएससी के क्वेश्चंस करवाएं, अब मैं जो है आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है वो आप जो है इसके साथ देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ए ईयर इज़ कंसिडर्ड टू बी द ड्राउट ईयर इन केस द टोटल एरिया अफेक्टेड एग्जिट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कौन से साल को हम लोग ड्राउट ईयर कह सकते हैं कि टोटल एरिया जो है इफ़ेक्ट हुई हो, कितने परसेंट से ज़्यादा यदि एरिया इफ़ेक्ट हुई हो तो वहाँ उस एरिया को हम लोग ड्राउट ईयर कह सकते हैं। तो आंसर जो है इसका बी हो जाएगा कि 20% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। सॉल्यूशन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ए ईयर इज़ कंसिडर एज ए ड्राउट ईयर इन केस ऑफ टोटल एरिया एग्जिट 20% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो यदि वो अफेक्ट हुई है, मतलब कि पूरे देश की 20% एरिया में यदि बारिश नहीं पड़ा है, बारिश सूखा हुआ है, तो उसको हम लोग उस ईयर को हम लोग ड्राउट ईयर कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, फिर उसके साथ साथ आगे जो है शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ precipitation for a given duration that may possible occur on a given catchment at any time of a year is called। तो कोई भी प्रेसिपिटेशन का जो मैक्सिमम डेप्थ होता है किसी भी कैचमेंट के अंदर किसी भी साल के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं, आंसर इज प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। किसी भी साल के अंदर जो जितने भी मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होते हैं उसको हम लोग प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज टर्म एज theoretically the greatest depth of the precipitation for a given duration that is physically possible over a size storm area at a particular geographical location at a given time। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर के अंदर किसी भी समय के अंदर जो मैक्सिमम डेप्थ होती है, पॉसिबल डेप्थ होती है, उसको हम लोग प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एन एवरेज एनुअल रेनफॉल इन सेंटीमीटर एट द 4 एग्जिस्टिंग रेन गेज। 4 रेन गेज हैं, उसके अंदर एवरेज एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है एट ए बेसिन इज़ 105, 79, 70 एंड 66। इफ़ द एवरेज डेप्थ ऑफ rainfall over the basin is estimated as 10% error then additional number of rain gauge needed will be। तो कितना रेन गेज लगेगा वो अपने को निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कैसे निकालेंगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया जितने भी प्रेसिपिटेशन है उसका मीन निकालेंगे। तो मीन हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एक्स। तो 4 स्टेशन दिया है, सबको प्लस करके डिवाइडेड 4 करेंगे तो 80 इसका मीन आएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस म्यू, मतलब एक्स बार बोलते हैं, मीन बोलते हैं, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। तो ये फार्मूला से आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। सी वी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, सी वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। तो सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100 करोगे तो आपको सी वी मिलेगा। फिर नंबर ऑफ रेन गेज जो का फॉर्मूला होता है सी वी अपॉन एप्सिलॉन का स्क्वायर, तो वहाँ से एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज मिल जाएंगी। हमको 5 नंबर ऑफ रेन गेज की ज़रूरत है, अपने पास अवेलेबल रेन गेज 4 है, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो एक एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम ए आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी अप्लाइड। यदि आपको 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है 1 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से, ठीक है, तो 2 आवर का बनाना 1 आवर से, तो कम से ज़्यादा जाओगे तो उसको बोलते हैं एस कर्व मेथड। कौन सा मेथड?
एस कर्व मेथड जो है यूज़ होता है फॉर मेकिंग। तो आंसर देख लीजिए, टू जनरेट द टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो एस कर्व मेथड जो है वो यूज़ होता है। हाइड्रोग्राफ का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे देख सकते हो, डेल्टा वाई इंटू डी अपॉन टी का जो रेशियो होता है वो हाइड्रोग्राफ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आगे की बात करते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ फ्रॉम ए स्ट्रॉम ऑब्टेन इन ए कैचमेंट इन ए ट्रायंगुलर शेप ऑफ बेस विड्थ जो है वो 4 आवर दिया हुआ है, 400 आवर दिया है। द पीक फ्लो जो है वो 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इफ़ द कैचमेंट एरिया इज़ 300 किलोमीटर स्क्वायर देन व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेनफॉल। तो दोस्तों यहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल पूछा है, तो आप जैसे ही इसका हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करोगे, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो हाइड्रोग्राफ बनाएंगे, तो हाइड्रोग्राफ का जो ये जो पर्टिकुलर फिगर है इसकी जो एरिया होगी वो आपका वॉल्यूम मिलता है। तो रेनफॉल का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कैचमेंट। तो एरिया निकलेंगे 1/2, 400 इसकी बेस है, हाइट जो है 60 है, 50 है, 400 आवर को कन्वर्ट कर दिया है इसने सेकेंड के अंदर, और नीचे जो एरिया है वो उसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। तो आंसर जो है आप देख पा रहे हो मीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं, तो 12 सेंटीमीटर जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो आंसर इज 12 सेंटीमीटर। दोस्तों यदि आपको किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो 9974248087 पे, इतने पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे पूरा कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो 9974248087 आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप ही करना है सबसे पहले, कॉल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल ऑफ ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन विथ ए पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड इज कॉल्ड। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक इमेजनरी लाइन है, यदि वो इक्वल रेनफॉल को ज्वाइन करती है तो उसको आइसो हाइट बोलते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में और पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड में वो ज्वाइन करेगी तो उसको बोलते हैं आइसो प्लूवियल लाइन। क्या बोलते हैं? आइसो प्लूवियल लाइन। तो और लाइन के बारे में जान लेते हैं। आइसोप्लूवियल इज ए लाइन ऑन ए मैप कनेक्टिंग द प्लेस रजिस्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आइसोप्लूवियल जो है वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है ऑफ ए दैट पर्टिकुलर टाइम। आइसोक्रोन इज अ लाइन ड्रॉन ऑन ए मैप कनेक्टिंग द पॉइंट विथ समथिंग ऑकर एट द सेम टाइम। कोई सेम टाइम पे हो रहा है तो उसको आइसोक्रोन बोलेंगे। आइसोहाइट जो है वो सेम इज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट हैविंग ऑकर एज ए सेम टेम्परेचर, इसको आइसोहाइट बोलेंगे। और आइसोपॉड इज द थॉट ऑफ डोरो वर्टिकली फ्लैटर्ड एंड इंडीड मैनी स्पाइसेस फिट दिस मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू कन्वर्ट द पॉइंट वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन at various station in the mean precipitation over the area can be obtained using. To convert point value of precipitation at a various station in mean precipitation, तो mean precipitation क्या होता है? P1 + P2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको आइसोहाइटल मेथड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइसोहाइटल मेथड इज यूज टू एस्टिमेट द मीन प्रेसिपिटेशन अक्रॉस एन एरिया बाय ड्राइंग द लाइन ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट इज इंडिकेटेड बाय। हाइड्रोलॉजिकल डाउट किसको बोलेंगे? हाइड्रोलॉजिकल डाउट का मतलब है डेफिक्ट के अंदर। यदि आपके अंदर ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के अंदर कुछ डिफिक्ट आ रहा है, उतना बारिश नहीं गिरी हुई है और वाटर लेवल कम हो गया, उसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। व्हेन द सरफेस वाटर एंड द ग्राउंड वाटर डेफिक्ट ऑकर इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। ये GPSC AE 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज A permanent long-term solution to the drought problem may be found in the basic principle of।
परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, किसी भी ड्राउट प्रॉब्लम का परमानेंटली सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो ट्रांसफ़र द वाटर फ्रॉम सरप्लस रिवर बेसिन टू द एरिया ऑफ द डेफिक्ट, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है उस पानी को आप जो है जहाँ पे डेफिक्ट्स है वहाँ पे ट्रांसफ़र करें। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला है नॉर्मल रेशियो मेथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेटिंग मिसिंग एनुअल रेनफॉल, मिसिंग एनुअल प्रेसिपिटेशन वैल्यू एट ए स्टेशन when annual precipitation and the normal annual precipitation at the neighboring station are known। तो हमको पता है कि नॉर्मल रेशियो मेथड जो है वो मिसिंग एनुअल प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है अरिथमेटिक एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रेसिपिटेशन इज सुपीरियर टू द थीसियन पॉलीगॉन मेथड, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अरिथमेटिकल एवरेज मेथड जो है सबसे बकवास मेथड होती है, वो एक्यूरेट नहीं होती है। थीसियन पॉलीगॉन एरिथमेटिक से एक्यूरेट होती है और मोस्ट एक्यूरेट जो होती है वो आइसोहाइटल मेथड होती है। तीसरा है आइसोहाइटल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल इज सुपीरियर टू द अरिथमेटिक मेथड एंड द थीसियन पॉलीगॉन, तो ये दोनों सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। तो आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेटिंग द मिसिंग एनुअल रेनफॉल वैल्यू एट द स्टेशन when the average annual precipitation is at the neighboring station are known। Isohydral method is calculating average rainfall is superior than arithmetic method and Thesian polygon method। Okay, now next question is, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे का कि डबल मास कर्व टेक्निक इज अलॉटेड टू, डबल मास कर्व जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो आंसर इज टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग डबल मास कर्व यूज़ करते हैं। डबल मास कर्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आंसर जो इसका सी है, डबल मास कर्व इज़ यूज टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डबल मास कर्व इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड इज करेक्टेड बाय यूजिंग द डबल मास कर्व टेक्निक, दिस अफेक्ट द करेक्शन, प्रीवियस रिकॉर्ड बिकम कंसिस्टेंट विद द प्रेजेंट डे एनवायरमेंटल एंड द लैंड यूज कंडीशन। Double mass curve plot between accumulated precipitation of the station on y-axis versus accumulated value of average group of the base station। तो ये डबल मास कर्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, इसमें से कौन सा रेन गेज जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो है साइमंस रेन गेज जो है होता है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। इंडिया के अंदर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज साइमन रेन गेज होता है और रिकॉर्डिंग रेन गेज जो नेचुरल साइफोन होता है जिसको फ्लोटिंग टाइप भी बोलते हैं। तो इसका डिटेल सोल्यूशन देखिए कि साइमंस रेन गेज इज़ अ मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जिसका डायमीटर 127 mm होगा विथ बेस जो है एनलार्ज 210 mm होती है। द रेन गेज इज प्लेस इन द कॉन्क्रीट ब्लॉक ऑफ 60 by 60 by 60 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वाटर डिराइव फ्रॉम प्रेसिपिटेशन द रेन एंड द स्नो विच इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। जो बारिश गिरती है बारिश के समय चाहे रेनफॉल में हो चाहे स्नोफॉल में हो, जो डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटियोरिक वाटर। मेटियोरिक वाटर डिराइव फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन रेन एंड द स्नो विच इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज ए मेटियोरिक वाटर। नेक्स्ट 26 नंबर, डैश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्लीशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर इज कोरियोलिस फोर्सेस। कोरियोलिस फोर्सेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंप्लीशन ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। द सन प्रोवाइड द एनर्जी फॉर एवोपरेशन ऑफ ए सी वाटर एंड अर्थ इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। कोरियोलिस फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। Question number 27, dash is used to determine the reservoir capacity required to produce a yield equal to the average discharge of the stream।
तो आंसर इज मास कर्व। तो मास कर्व इज यूज टू डिटरमाइन द रिजर्वायर कैपेसिटी required to produce a equal yield equal to the average discharge of the stream। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेनफॉल with intensity greater than 4 mm per hour but less than 6.5 mm per hour is referred as आंसर इज moderate rain। तो देखते हैं लाइट रेन क्या होगा। यदि इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर से कम होगी तो लाइट रेन कहलाएगी। 2.5 से 7.6 के बीच में होगा तो मॉडरेट रेन। 7.6 से ज़्यादा हुआ तो हैवी रेन और ग्रेटर देन 50 होगा तो वायलेंट रेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व DAD कर्व of a precipitation are drawn as minimizing the envelope through the appropriate data point, maximizing the envelope through the appropriate data point, best fit curve through the appropriate data point, and best fit mean straight line through the appropriate data point। तो आंसर इज maximizing the curve through the appropriate data point। तो maximum depth area curve for a given duration D is prepared by assuming the area distribution of rainfall for the smaller distribution to be similar to the total storm। This produce is repeated for the different storm and envelope curve for maximum depth area of the duration D is obtained similarly for any duration D। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An isoheight is a line joining the point of isoheight is a line joining point of equal rainfall। तो आप देख सकते हैं कितने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है isoheight is a line joining of equal rainfall। तो isoheight is a line joining is an imaginary line joining the point of equal rainfall। In isoheital method, the catchment area is drawn to the scale and the rain gauge station are marked। The recorded value for which a real average P is to be determined are then marked on the plot of appropriate station। Neighboring station outside the catchment are also considered। So you can see the area between the adjacent isoheight is measured by using the planimeter। Okay, now तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। प्रेसिपिटेशन से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हाइड्रोलॉजी के अंदर, खास करके GPSC के अंदर, तो इन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हाइड्रोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से हम डिस्कस करेंगे एवोपरेशन के बारे में क्वेश्चन। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है इस मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप करके 9974248087। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।